हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड दिस इज़ योर सेकंड क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट्स, जहाँ पे हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनमें से फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन निकालना सीखते हैं, साथ ही साथ अपनी वोकैब भी अपडेट करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इस सेशन से, वो ये है कि आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन स्किल को इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ वोकैबुलरी को भी बूस्ट किया जाए, जिससे आपको सर्टेन टॉपिक्स है जो आपके बैक एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन में आते हैं, जो रीडिंग एंड वोकैब पे बेस्ड होते हैं। जैसे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजिम्बल हो गया, क्लोज पैसेज हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया। इन टॉपिक्स में आप बहुत इजीली क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर दो और बहुत ही इजीली स्कोर कर जाओ। जैसे कि जो हमने पहले क्लास में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, हमने सीखा था कि आर्टिकल को पढ़ते कैसे हैं, उनमें पॉइंट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, क्रोनोलॉजी कैसे बनाते हैं, इवेंट्स की समझते कैसे हैं, टोन कैसे समझते हैं, और फिर अगर उसे क्वेश्चन आते हैं तो पॉसिबल क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करते हैं। सिमिलरली आज का भी जो सेशन है उसमें हम यही करने वाले हैं। एक आर्टिकल मैंने लिया है जो कि पोस्ट इलेक्शन बजट पे है। हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, समझेंगे और जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। साथ ही साथ एक और आर्टिकल है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जिस पे बने हुए हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जिन भी एस्पिरेंट्स ने पहला वाला क्लास नहीं देखा है, ठीक है, वो क्लास जरूर देख ले एक बार जाके, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है जिसमें हमने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ बहुत ही लूसिड वे में, क्लियर वे में, बहुत ही बेनिफिशियल वे में हमने दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। तो पहले आप उस क्लास को जरूर देख ले एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स, एक बार मैं फिर से बता दूं बेनिफिट्स क्या है इन सेशन के। सबसे पहले आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप हमारे साथ इस सेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ोगे। ठीक है, हम किसी एक न्यूज़पेपर पे लिमिटेड नहीं होने वाले, हम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स लेंगे, जिससे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ऑफ पैराग्राफ एंड पैसेजेस आपको पढ़ने को मिले और आप कंफर्टेबल हो जाओ कि जब एग्जाम में अगर वैसा कोई स्ट्रक्चर का आर्टिकल आता है, पैसेज आता है, तो आप इजीली पढ़ के समझ जाओ। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी भी अपडेट रहेगी। ठीक है, जितने भी न्यू रिसेंट वर्ड्स है वो आप जान रहे होगे, साथ ही उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी आप जान रहे होगे। ठीक है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपका बूस्ट होगा ही, जिससे जो अदर टॉपिक्स है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, जैसे पैराजिम्बल है, क्लोज पैसेज है, आपका पैरा कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वो भी आप आराम से कर पाओगे इस सेशन की हेल्प से। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि बैंकिंग एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, फॉलो पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, जिसको आप एसेज में यूज कर सकते हो एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे क्राफ्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। पहले वोकैब से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्पार्क। ये वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को बिगिन करना, किसी चीज़ को अस्तित्व में लाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पार्क। अब ये दो चीज़ के लिए होता है स्पार्क। आप किसी इवेंट को कॉज कर सकते हो, इवेंट को स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी फीलिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं कोई स्पार्क्ड अ फायर या स्पार्क्ड अ राइट, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उस चीज़ ने, किसी चीज़ ने एक फायर को प्रोड्यूस किया, फायर कॉज किया या राइट कॉज किया। अगर मैं कह रहा हूँ जैसे इवेंट में क्या हो गया, फायर और राइट, ठीक है, ये क्या इवेंट, फीलिंग में स्पार्क इंटरेस्ट, स्पार्क इंथुजियाज्म। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फीलिंग को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग को डेवलप कर रहे हैं। तो स्पार्क दोनों ही सेंस में यूज होता है। सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का भी मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे ट्रिगर्ड अ फायर, ट्रिगर्ड अ रायट कह सकते हैं। इंस्पायर्ड भी इसका सिनोनिम है, क्योंकि स्पार्क फीलिंग के लिए भी यूज होता है। सिमिलरली इंस्पायर्ड, वी इंस्पायर्ड क्या, इंस्पायर्ड इंटरेस्ट कह सकते हैं, इंथुजियाज्म कह सकते हैं। तो इसीलिए इंस्पायर्ड भी स्पार्क का सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा? सप्रेस कर देना, किसी चीज को होने से रोक देना, ट्राई करना कि ये चीज ना हो। डिप्रेस कर देना, किसी इमोशन को, किसी फीलिंग को दबा देना, तो वो इसके एंटोनिम है। सेकेंड वर्ड क्या है? सेटबैक। एक नाउन है। सेटबैक क्या होता है? कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस की, उसे हम सेटबैक कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस। ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पेडिमेंट एंड हिंड्रेंस दोनों ही ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को डिनोट करते हैं। आप कुछ कर रहे हैं, आपको चैलेंजेस फेस किया, आपने हिंड्रेंस आपने फेस किया, इम्पेडिमेंट फेस कर रहे हो, तो दे आर ऑल डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। एंटोनिम्स क्या होगा?
अब कोई चीज़ जो आपको चैलेंज कर रही है, जो आपके लिए डिफिकल्टी कॉज कर रही है, उसको हम सेटबैक कह रहे हैं, इम्पेडिमेंट कह रहे हैं, हिंड्रेंस कह रहे हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपको एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, यानी एड, हेल्प, एडवांटेज, इसके एंटोनिम्स हैं। थर्ड क्या है? रिफ्लेक्ट्स। ये वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, जो कि हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टू शो और बी अ साइन ऑफ समथिंग, मतलब कोई किसी चीज का साइन होना, किसी चीज को बताना कि ये चीज ट्रू है, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, रिवील करना, मतलब सबके सामने लेके आना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? ना दिखाना, छुपा देना, ठीक है, या फिर ये बताना कि वो चीज गलत है। तो कंसील, छुपाना, बिलाई, वो बताना गलत है, ये रिफ्लेक्ट्स के एंटोनिम्स है। फोर्थ वर्ड है हमारा फॉस्टर। फॉस्टर वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है, जो कि हम इंफिनिटिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, 2+V1, इसमें बेस फॉर्म यूज होता है, ठीक है, बिना एस और ईएस वाला। उसके बाद हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज करते हैं, बेस फॉर्म वर्ब, ठीक है। तो फॉस्टर का मतलब क्या होता है? टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के डेवलपमेंट में हेल्प करना, इनकरेज करना, वो चीज डेवलप हो, ग्रो हो, उसको हम कहते हैं फॉस्टर। सिनोनिम्स क्या है इसके? फर्दर और फैसिलिटेट। फर्दर करना भी वही होता है, किसी चीज को आगे बढ़ने में हेल्प करना, डेवलप करने में हेल्प करना। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना आगे बढ़ने में, वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन क्रिएट करना जिससे उस चीज को, उस पर्सन को के डेवलपमेंट में हेल्प मिले। एंटोनिम्स, किसी का डेवलपमेंट मुश्किल कर देना, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना, इनहिबिट कर देना, हिंडर कर देना। इनहिबिट और हिंडर दोनों का मतलब क्या होता है? कि किसी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, प्रोग्रेस में बाधा डालना, ठीक है, तो वो इसके एंटोनिम्स है। 5 है हमारा पोइज्ड, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेडी रहना, रेडी एंड प्रिपेयर्ड किसी चीज के लिए, तो आप पोइज्ड हो। सिनोनिम्स, वेटिंग, आप रेडी हो, प्रिपेयर हो, वेट कर लो कब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड यू विल एक्ट, ठीक है। प्राइम्ड, प्रिपेयर्ड हो, प्राइम्ड का मतलब होता है प्रिपेयर होना किसी चीज के लिए, वेल प्रिपेयर्ड होना, ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? अनप्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड ही आप नहीं हो। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हो, क्यों सरप्राइज्ड हो भाई? क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो सिचुएशन जो सामने आ गई तो आपको समझ नहीं आ रहा, आप सरप्राइज्ड हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। 6 क्या है? इन्विगोरेट, ये भी बेस वर्ब है, बेस फॉर्म वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इन्विगोरेट का मतलब किसी को नई एनर्जी दे देना, नई लाइफ दे देना। सुस्त पड़ा था, बंद पड़ा था, स्लो चल रहा था, आपने उसमें नई लाइफ फूंक दी, नई एनर्जी दे दी, नया स्ट्रेंथ दे दिया, वो फिर से अपने उसने पेस पकड़ी और वो अच्छे से काम कर रहा है या अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम इन्विगोरेट। सिनोनिम्स क्या होंगे? गैल्वनाइज, किसी को स्ट्रेंथ देना, किसी को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रॉन्ग बनाना हो। वाइटलाइज, किसी को लाइफ देना, एनर्जी देना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? डैम्पन, किसी की एनर्जी लेवल को कम कर देना, ठीक है, डैम्पन। इनोवेट, किसी को टायर्ड बना देना, उसकी एनर्जी कम कर देना, ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स हो गए। ये सारे ही वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्विगोरेट, गैल्वनाइज, वाइटलाइज, डैम्पन एंड इनोवेट, जिसमें गैल्वनाइज, इनोवेट, ये तो आर्टिकल्स में बार बार आते रहते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो मैं मार्क कर दूंगा। अब ऐसा नहीं कि आपको उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है, बट हाँ, उन वर्ड्स के आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। 7th है स्क्रूटनी, इट इज अ नाउन। स्क्रूटनी क्या होता है? एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, एग्जामिनेशन होता है, आप किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसके बारे में पता लगाना चाह रहे हो, उसके फॉल्ट्स में, उसकी रियलिटी के बारे में पता लगाना चाह रहे हो, तो उसको कहते हैं स्क्रूटनी। सिनोनिम्स क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा, इंस्पेक्शन होगा। एंटोनिम्स, आपने उसको छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं लेना देना नहीं है उससे, आपको कुछ पता नहीं करना है उसके बारे में। इग्नोरेंस, निगलेक्ट, छोड़ के रखा है उसको, ठीक है। एड क्या है? परसीव्ड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म लगती है या फिर वर्ब के साथ जब ईडी फॉर्म लगती है तो ये भी एडजेक्टिव्स का फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब के साथ आईएनजी भी एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है और कर सकता है, और वर्ब के साथ ईडी वाला जो फॉर्म, उसका फॉर्म है, वो भी आपका एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे वर्ब है परसीव, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, उसमें ईडी लगा के हमने एडजेक्टिव बनाया है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो देखी गई है या समझी गई है। सिनोनिम्स क्या होंगे? रिकॉग्नाइज्ड, ऑब्जर्व्ड, ऐसी कोई चीज़ जो रिकॉग्नाइज की गई है, देखी गई है, पहचानी गई है या ऑब्जर्व की गई है।
एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अननोटिस, जिसको नोटिस ही नहीं किया गया है, जो छुपा हुआ है, जो दिख ही नहीं रहा। अननोन, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे भी वर्ब्स में ईडी लगा के ही बनाए गए हैं। रिकॉग्नाइज वर्ब है, ईडी लगा के उसमें एडजेक्टिव बनाया है। ऑब्जर्व भी वर्ब है, ईडी लगा के उसमें क्या बनाया है? एडजेक्टिव बनाया है। ठीक है, इंसेंटिव्स पे देखते हैं। और 9th वर्ड क्या है? इंसेंटिव्स, जो कि नाउन है। अब इंसेंटिव क्या होता है? आप किसी को इंसेंटिव देते हो कि वो अच्छा काम करे या वो पर्टिकुलर काम करे, तो इंसेंटिव वो चीज़ होती है जो किसी को दी जाती है जिससे वो पर्सन इनकरेज हो जाए एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज है वो इंसेंटिव्स दे रही है कि लोग ईवी खरीदें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। ठीक है, वो टैक्स इंसेंटिव दे रही है या कॉस्ट में हेल्प कर रही है। तो इस तरह से क्या कि लोग इनकरेज हो और वो काम करे। वो काम क्या है? ईवी को खरीदना। तो इंसेंटिव वही होता है, कोई भी चीज़ जो आपको इनकरेज करती है किसी काम को करने के लिए। सिनोनिम्स क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस देना किसी चीज़ को, मतलब आप चाहते हो कोई काम हो तो आपने स्टिमुलस प्रोवाइड किया जिससे वो काम लोग करे। ठीक है, स्पर भी इसका एक सिनोनिम है, सेम मीनिंग होती है इसकी। अब एंटोनिम क्या होगा? डेटरेंट, ऐसी कोई चीज़ जो आपको किसी काम को करने से रोके तो वो डेटरेंट होती है। जैसे होता है ना कि बच्चे एग्जाम में चीटिंग ना करे, उसके लिए वहाँ पे वार्निंग होती है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो वो जो वार्निंग है डिसिप्लिनरी एक्शन की, वो डेटरेंट होती है, जो रोकती है बच्चों को एग्जाम में चीट ना करने से, एग्जाम में चीट करने से। ठीक है, रेस्ट्रेंट, जो चीज़ आपको लिमिट करती है, रिस्ट्रेन करती है, किसी चीज़ को करने से रोकती है। ठीक है, अब स्टिमुलेट, स्टिमुलेट भी वर्ब है। अब हम किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं मतलब उसके डेवलपमेंट के स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके फंक्शनिंग की स्पीड को बढ़ाते हैं। टू मेक समथिंग डेवलप, उसको डेवलप करना या उसको ज़्यादा एक्टिव करना, उसको हम कहते हैं स्टिमुलेट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके? एडवांस करना, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करना, प्रोमोट करना उसको, उसके डेवलपमेंट में उसको और हेल्प करना। ठीक, एंटोनिम्स क्या होंगे? डेवलपमेंट में हेल्प ना करना, उसको डेवलप होने देना ही नहीं, रोक देना, प्रिवेंट करना, स्टाइफल करना, इम्पीड करना। And these words are also very important. Okay, तो स्टाइफल, इम्पीड, स्टिमुलेट, ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट करना मतलब किसी के डेवलपमेंट में हेल्प करना। उसका एंटोनिम क्या है? स्टाइफल करना, किसी काम को होने ही नहीं देना, काम को डेवलपमेंट उसके काम में डेवलपमेंट नहीं होने देना। ठीक है, इम्पीड करना, रोकना उसको, उस काम को। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। 11 क्या है? अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर्स भी वर्ब है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है जो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, सबके सामने उस चीज़ को लेके आना, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना, उसको हम कहते हैं अंडरस्कोर करना। उसी को हम स्ट्रेस करना भी कहते हैं, हाईलाइट करना भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? मिनिमाइज करना, किसी चीज़, कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप उसको ऐसा दिखा रहे हो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस को आप कम कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब जितनी इंपॉर्टेंट वो है उतनी इंपॉर्टेंट आप उसको दिखा नहीं रहे हो। 12 अपलिफ्टिंग। अब अपलिफ्टिंग क्या है? अपलिफ्ट की आईएनजी फॉर्म है। जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी आप इसको आईएनजी फॉर्म को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। अपलिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत खुश कर देना, किसी को होप दे देना, उम्मीद दे देना, होपफुल बना देना किसी को। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंथ्यूजिंग, किसी को में हैप्पीनेस भर देना, इंथुजियाज्म भर देना। इंस्पिरिटिंग, किसी को इंस्पायर कर देना, उसमें हैप्पीनेस, उसमें होप लेके आ जाना। तो ये इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसहार्टनिंग, किसी को होपलेस कर देना। ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस को, उसके इंथुजियाज्म को, उसके हैप्पीनेस को कम कर देना। अननर्विंग, किसी को एंग्सियस कर देना, वरीड कर देना, उसके हैप्पीनेस को कम कर देना। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। 13 है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स। डिस्ट्रेस देखो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी तरह की वरी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, बट पैसेज में उन प्रॉब्लम्स की बात की गई है डिस्ट्रेस वर्ड से जो कि मनी की वजह से हो रहे हैं, मनी या फूड की वजह से। ठीक है, तो वर्ड की को भी हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रेस को हम बोल सकते हैं कि अ पर्सन इज फेसिंग डिस्ट्रेस, मतलब हो सकता है उसको किसी चीज़ की टेंशन है, कोई वरी है, कोई एंग्जाइटी है, नॉट रिलेटेड टू मनी, बट हम इसको मनी के सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि इफ अ सर्टेन पर्सन इज फेसिंग इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस, तो हम कह सकते हैं उसको मनी की प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सफिशिएंट फूड नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पैसेज में जो पैसेज हमने लिया है उसमें डिस्ट्रेस का मतलब क्या, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सिनोनिम क्या हो गया उसका, हार्डशिप हो गया, एडवर्सिटी हो गया, मतलब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है रिलेटेड टू मनी, उसको हार्डशिप कहते हैं, एडवर्सिटी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी क्या होती है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, मनी, आप बहुत इकोनॉमिकली बहुत सक्सेसफुल हो। एफ्लुएंस वेल्थ को बताता है, आप वेल्दी हो, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हो गए। 14th वर्ड क्या है, ईयरमार्क, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ईयरमार्क करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रख देना। कोई चीज आपने ली, आपके पास बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक पोर्शन आपने उठाया और आपने कहा कि मैं इसको उसके लिए रख रहा हूं, तो आपने इसको ईयरमार्क कर दिया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, एलोकेटेड होगा, डेजिग्नेट होगा, एलोकेट किया आपने पर्टिकुलर ये चीज़ इसके लिए यूज़ होगी, ये चीज़ इस चीज़ के इसके लिए यूज़ होगी, तो आपने एलोकेट किया, डेजिग्नेट किया उस चीज़ को। एंटोनिम्स क्या होगा, रिटेन किया, आपने एलोकेट किया ही नहीं, आपने उस चीज़ को सोचा ही नहीं कि मैं इसको इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा, आपने अपने पास ही रख लिया, उसको विथहेल्ड कर लिया, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। प्रूडेंस क्या होता है, देखो प्रूडेंस काइंड ऑफ विजडम को कहते हैं, ठीक है। ऐसा बिहेवियर जो कि केयरफुल है और रिस्क अवॉइड करता है, मतलब बिहेवियर जिसमें आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज करो, जो डेंजर आपको हो सकता है उसको आप मिनिमाइज करो, कम करो, उसको हम कहते हैं प्रूडेंस। सिनोनिम्स क्या होता है, सर्कमस्पेक्शन, ठीक है, रिस्क अवॉइड करना, ऐसा बिहेवियर जो रिस्क अवॉइड करता है। वेरीनेस, केयरफुल रहना, ठीक है, रिस्क अवॉइड करना, तो सिनोनिम्स हो गए इसके। एंटोनिम्स, रेकलेसनेस, केयरलेसनेस, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं है कितना रिस्क है, आप बस काम किए जा रहे हो, ठीक है। डिसरिगार्ड, आपको पता है फिर भी आपने डिसरिगार्ड कर दिया है, आपको ध्यान ही नहीं देना है कि रिस्क है, मैं ये काम करूंगा, रिस्क हो या ना हो, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एक इडियम भी है, लेइंग द ग्राउंड वर्क। लेइंग द ग्राउंड वर्क का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग द बेसिक्स और एसेंशियल फाउंडेशन फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज का फाउंडेशन बनाना जहां से वो चीजें और डेवलप हो सके, ठीक है, तो वो हम कहते हैं लेइंग द ग्राउंड वर्क। अब हम आएंगे आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल अच्छा किस पे है, ग्रोथ बजट पे है। द फर्स्ट पोस्ट इलेक्शन यूनियन बजट हैज स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। हमने स्पार्क्ड की मीनिंग अभी पढ़ी है, क्या कहना चाह रहा है कि जो पहला पोस्ट इलेक्शन यूनियन बजट आया है उसने क्या कॉज किया है, लोगों में इंटरेस्ट वाली फीलिंग बहुत ज्यादा की है, ठीक है। पर्टिकुलरली ड्यू टू, किस वजह से हुआ है इंटरेस्ट पैदा इतना ज्यादा, क्योंकि जो यूनियन बजट का जो फोकस है वो ड्यूअल फोकस है, किस पे है, एक तो जॉब क्रिएशन पे है और दूसरा रूरल डेवलपमेंट पे है। तो आज जो आर्टिकल होने वाला है वो ग्रोथ बजट पे होने वाला है, किस तरह से जो हमारा पोस्ट इलेक्शन यूनियन बजट है और उसका जो फोकस है किस पे है, जॉब क्रिएशन पे और रूरल डेवलपमेंट पे है, जिसकी वजह से लोगों में काफी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, स्पार्क हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले आप पढ़ लोगे फिर हम साथ में पढ़ के इस पैसेज को समझेंगे। तो आइए देखते हैं, द फर्स्ट पोस्ट इलेक्शन यूनियन बजट हैज स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। जो पहला पोस्ट इलेक्शन यूनियन बजट है उसने काफी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कॉज किया है, क्रिएट किया है। पर्टिकुलरली ड्यू टू इट्स ड्यूअल फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड रूरल डेवलपमेंट। पर्टिकुलरली किस लिए किया है, क्योंकि उसका ड्यूअल फोकस है किस किस चीज पे, जो एक तो जॉब क्रिएशन पे, दूसरा रूरल डेवलपमेंट पे। दिस स्ट्रैटेजिक मूव, अब दिस स्ट्रैटेजिक मूव मतलब कौन सा मूव, ये जो ड्यूअल फोकस वाला मूव है जो जॉब क्रिएशन और रूरल डेवलपमेंट पे, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। स्ट्रैटेजिक मूव किसको कहते हैं, ऐसा कोई मूव जिसके जो आप लेते हो क्योंकि आपको एक फ्यूचर में एक एम या ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना है, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी बनाई है और उसी स्ट्रैटेजी में ये मूव आता है, इसलिए हम उसको स्ट्रैटेजिक मूव कहते हैं। तो जो स्ट्रैटेजिक मूव है जिसको अनाउंस किसने किया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने, एम्स टू एड्रेस द इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये जो स्ट्रैटेजिक मूव है, जो ड्यूअल फोकस है जॉब क्रिएशन और रूरल डेवलपमेंट का, जिसको अनाउंस किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया है। ये एम क्या करता है, ठीक है, इसका एम क्या है इस मूव का, इसका एम है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करे, उसको ट्राई करे सॉल्व करने का, उस चैलेंजेस को रिमूव करने का ट्राई करे। That played a crucial role in the government's recent electoral setback। और ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे इनका बहुत बड़ा रोल था, जो गवर्नमेंट को अभी रिसेंट इलेक्शन में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, जो प्रॉब्लम्स हुए गवर्नमेंट को, उनमें इन चैलेंजेस का बहुत बड़ा रोल था। मतलब जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसकी वजह से
कहना चाह रहा है जो ऑथर, कि उसके वजह से गवर्नमेंट को रिसेंट इलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे डैट क्या होता है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमेशा ठीक अपने पहले वाले नाउन को रेफर करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि डैट प्लेड का क्रूशियल रोल, तो किसने प्ले किया है क्रूशियल रोल, तो इन चैलेंजेस ने ही प्ले किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बजट्स एलोकेशन ऑफ सब्सटैंशियल फंड्स फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बजट का एलोकेशन है, जो बजट ने अलग अलग फंड्स रखे हैं, सब्सटैंशियल फंड्स मतलब बहुत ही ग्रेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो फंड्स रखे हैं अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, वो रिफ्लेक्ट्स, वो क्या शो करता है, ए बैलेंस्ड अप्रोच डिजाइन टू फॉस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ अक्रॉस द नेशन। वो ये शो करता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच डिजाइन किया गया है और उसका एम क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो पूरे नेशन में। फॉस्टर का मतलब क्या होता है कि इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसको हेल्प हो, मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ ला सके वो पूरे नेशन में। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, मतलब इंक्लूसिव क्या होता है, सारे लोगों को मिला के चलना। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी सेगमेंट के डिफरेंट सोसाइटीज के लोग हैं, उन सारे लोगों का ग्रोथ हो नेशन में, इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो कि सब्सटैंशियल फंड रखा गया है अर्बन एंड रूरल दोनों ही डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। One of the standout features of the budget is the allocation of rupees 2 lakh crore over the next 5 years for job creation। एक जो standout feature है, one of the standout feature, जितने बजट के standout features हैं, जो important features हैं, उनमें से एक ये है कि जो allocation है 2 लाख करोड़ का जॉब क्रिएशन के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 years, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 years में जॉब क्रिएशन पे स्पेंड करने वाली है। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बजट को लेके। ठीक है, दिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, ये जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, कौन सा इन्वेस्टमेंट, ये जो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि 5 years में 5 years के पीरियड पे करेगी गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन पे, उसी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि दिस सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इज पोइज्ड टू, ये रेडी है, ये सिग्निफिकेंट किस लिए किया गया, ये प्रिपेयर्ड किस लिए किया गया है, इन्विगोरेट द जॉब मार्केट, मतलब ये रेडी है ये इन्वेस्टमेंट टू इन्विगोरेट जो जॉब मार्केट है उसमें फिर से एनर्जी, फिर से लाइफ देने में, मतलब कि जॉब मार्केट जो सुस्त चल रहा था वो फिर से एक्टिव हो जाए। ठीक है, which has been under scrutiny for its perceived inadequacies। अब यहाँ पे which है, which क्या है, एक अनदर रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ठीक अपने पहले वाले नाउन को रेफर करते हैं डायरेक्टली, जो पहले वाले होते हैं। तो विच किसके लिए हुआ है, जॉब मार्केट के लिए यूज हुआ है, कि इसी जॉब मार्केट को क्या था, वो अंडर स्क्रूटनी था, मतलब जॉब मार्केट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे इनएडिक्वेसीज थे, परसीव्ड इनएडिक्वेसीज, मतलब ऐसे इनएडिक्वेसीज, ऐसे ड्रॉबैक्स थे उसमें, ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो सबको दिख रहा था, और इस वजह से जॉब मार्केट इन्वेस्टिगेशन लोग स्क्रूटनी कर रहे थे, उसको एग्जामिन कर रहे थे। ठीक है, तो इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में क्या कहा ऑथर ने, सबसे पहले तो ये बताया है कि यूनियन बजट के वजह से काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ड्यूअल फोकस है, दो फोकस है, एक फोकस जॉब क्रिएशन पे, दूसरा फोकस रूरल डेवलपमेंट पे। फिर ये जो फोकस वाला मूव है ये अनाउंस किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अनाउंस किया है, कि वो चाहती है कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रिसेंट इलेक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हट जाए, वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया गया है कि जो बजट का एलोकेशन है जिसमें अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए सब्सटैंशियल फंड्स रखे गए हैं, लार्ज अमाउंट में फंड्स रखे गए हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या दिखाते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसको डिज़ाइन किस लिए किया गया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ फॉस्टर हो सके, इंक्लूसिव ग्रोथ को डेवलप होने में मदद मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, मतलब सारे लोगों का, अलग जितने भी सेक्शंस है, जितने भी सोसाइटीज़ के लोग हैं, सबका ग्रोथ हो पूरे नेशन में। फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड फीचर की बात की है बजट की, वो क्या है कि जो 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करेगी जॉब क्रिएशन के लिए ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किस लिए किया गया है, क्यों रेडी है ये, कि जॉब मार्केट को इन्विगोरेट करना है। जॉब मार्केट जो कि अभी स्क्रूटनी के अंडर था, उसको लोग एग्जामिन कर रहे थे, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी इनएडिक्वेसीज थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। उस जॉब मार्केट में फिर से एनर्जी, फिर से उसमें लाइफ डाले, फिर से उसको एक्टिव करे। ठीक है,
तो पहले पैराग्राफ में हमें जो ऑथर है उसने इंफॉर्मेशन दी है बजट से रिलेटेड कि उसके फीचर्स क्या क्या है। आगे देखते हैं। हाँ, by introducing incentives for companies, especially in the manufacturing sector, and launching 3 employment-linked incentive schemes, the government aims to stimulate job growth and skill development. अब कंपनीज के लिए इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज है उनके लिए स्पेशली इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किया गया है, और 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स भी लॉन्च किए गए हैं। इससे गवर्नमेंट क्या एम कर रही है, गवर्नमेंट का गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जॉब ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट किया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए, प्रोग्रेस किया जाए, उसमें इंप्रूव किया जाए जॉब ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट। The focus on providing subsidized loans for higher education and enhancing skill programs, जो फोकस है किस पे फोकस है, सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड करने में हायर एजुकेशन के लिए और स्किल प्रोग्राम्स को इनहेंस करने में। तो ये जो फोकस इन 2 चीजों पे है, इससे क्या होगा, इज एक्सपेक्टेड टू इक्विप द यूथ विद द नेसेसरी टूल्स टू सक्सीड इन अ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट। अब ये जो गवर्नमेंट ने जो फोकस किया है सब्सिडाइज लोन देने का हायर एजुकेशन के लिए और स्किल प्रोग्राम्स को इनहेंस करने का, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये यूथ को क्या दे देगा, नेसेसरी टूल्स दे देगा, जो स्किल्स हैं, जो भी क्वालिटीज हैं जो होने चाहिए यूथ में जिससे वो सक्सीड कर सके, सक्सेस ले सके कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में, वो सारे टूल्स, वो सारे स्किल्स, ये प्रोग्राम्स और ये जो सब्सिडाइज लोन्स हैं इनके थ्रू ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये पॉसिबल हो जाएगा। इन एडिशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, उसके साथ साथ द बजट डेडिकेट्स ₹2.66 लाख करोड़ टू रूरल डेवलपमेंट, मतलब अर्बन एम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, साथ में साथ जो बजट है उसने 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। अ मूव दैट अंडरस्कोर्स अ ब्रॉड कमिटमेंट टू अपलिफ्टिंग रूरल इंडिया। अब ये मूव क्या बता रहा है, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो 2.66 लाख करोड़ का बजट डेडिकेट किया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो अलग रखा गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उससे क्या शो हो रहा है, वो क्या अंडरस्कोर कर रहा है, क्या एम्फसाइज कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है कि एक ब्रॉड कमिटमेंट है कि रूरल इंडिया को अपलिफ्ट कर सके, ठीक है, रूरल इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करके रूरल इंडिया को खुश रख सके, वहां पे होप दे, ठीक है। This allocation is intended to address the distress in rural areas. अब ये जो allocation है, कौन सा allocation, ये जो 2.66 लाख करोड़ का जो allocation है, ये क्यों किया गया है कि जो distress है, जो economical problems है रूरल एरियाज में, उसको address कर सके, उसको solve कर सके। That analysts believe contributed to the BJP's electoral challenges. अब ये जो distress था रूरल एरियाज में, इसको एनालिस्ट के अकॉर्डिंग उनका क्या मानना है कि ये जो प्रॉब्लम्स थे, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं रूरल एरियाज में, वो भी एक रीज़न थे जो कि जो बीजेपी का जो इलेक्टोरल चैलेंजेस है, जो बीजेपी ने रिसेंट इलेक्शन में जो चैलेंजेस फेस किए, जो डिफिकल्टीज फेस की, उनका ये भी एक कारण थे, और इसीलिए ऐसा कमिटमेंट लिया भी गया है कि अब रूरल इंडिया को अपलिफ्ट करना है, वहाँ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। द प्रोविजन ऑफ State aid for affordable housing, particularly in urban and rural areas, is a step towards ensuring that development reaches the grassroots levels. अब जो provision है स्टेट एड का, जो स्टेट एड प्रोवाइड किया जाएगा हाउस, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, कि सबको घर मिल सके, ठीक है, अफोर्डेबल घर मिल सके अर्बन और रूरल एरियाज में, ये एक स्टेप किस लिए लिया गया, ये इंश्योर कर रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट लेवल पे पहुंचे, मतलब जो सबसे जो लो लेवल पे भी जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर के लेवल के लोगों को डेवलप कर दिया और लास्ट में नीचे के जो मिडिल और नीचे के लोग थे उनको डेवलप नहीं किया। वो ऐसा इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हर लेवल के लोग डेवलप हो। तो इस पैराग्राफ में भी क्या कहा है ऑथर ने, उन्होंने कंटिन्यू किया है बताना फीचर्स को कि बजट के फीचर्स क्या क्या है। इंसेंटिव्स मिलेगा कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, उससे गवर्नमेंट क्या एम कर रही है कि जॉब ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट स्टिमुलेट हो। उसके बाद फिर सब्सिडाइज लोन्स है हायर एजुकेशन के लिए, स्किल प्रोग्राम्स इन्हांस करना है कि यूथ को वो सारे स्किल्स मिले, वो सारे क्वालिटीज़ मिले जिससे वो कम्पीट कर पाए, सक्सेस ले पाए कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में।
उसके बाद अर्बन एम्प्लॉयमेंट के साथ रूरल डेवलपमेंट भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऐसा मानना है एनालिस्ट का कि जो रूरल एरिया में जो चैलेंज जो डिस्ट्रेस लोग फेस कर रहे थे उसने भी उसका रीज़न भी था कि थोड़े से चैलेंजेस बीजेपी को इलेक्शन में देखने को मिले। तो उसके अलावा जो प्रोविज़न है स्टेट एड का कि सबको अफोर्डेबल हाउसिंग मिले, सबको अफोर्डेबल हाउसेज मिले रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, ये एम्फोसाइज करता है, ये शो करता है कि हर लेवल पर डेवलपमेंट करने का जो विज़न है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यू हुई है बजट की ही बातें। ठीक है, आगे देखते हैं। Furthermore, the specific support earmarked for Bihar and Andhra Pradesh through multilateral loans highlights the government's strategy to address the aspirations of states ruled by key allies. अब जो specific support रखा गया है अलग से बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, जिसमें उनको मल्टीलैटरल लोन्स मिलेंगे, वो क्या बता रहा है, वो क्या हाईलाइट कर रहा है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है कि जो ऐसे स्टेट है जो गवर्नमेंट के की एलाइज रूल कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे उनकी जो एस्पिरेशंस है वो एड्रेस हो सके। मतलब गवर्नमेंट के जो की एलाइज हैं वो जिन स्टेट्स को रूल करते हैं, उन स्टेट्स के जो एस्पिरेशंस हैं, जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको फुलफिल करने का स्टेप लिया है। कैसे कि जो लोन्स वो प्रोवाइड करेंगे बिहार एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, द बजट्स approach to fiscal prudence is evident in its target to reduce the fiscal deficit to 4.9% of GDP for 2024 to 2025। अब जो बजट का अप्रोच कैसा है वो फिस्कल प्रूडेंस वाला है। मतलब फिस्कल प्रूडेंस से क्या मतलब है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेना है, बहुत केयरफुल रहना है कहाँ पे फाइनेंसेस को यूज़ करना है, कहाँ पे मनी को यूज़ करना है। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, जो टारगेट रखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट को 4.9% करेंगे जीडीपी का, इससे ये पता चल रहा है, इस टारगेट से ये पता चल रहा है कि जो बजट का अप्रोच क्या है, फिस्कल प्रूडेंस वाला है, कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में हम बहुत केयरफुल रहने वाले हैं। दिस केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी is crucial for maintaining economic stability while driving job growth। अभी जो केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट है किसके बीच, के एक्सपेंडिचर कितना हम खर्च कर रहे हैं एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कितना जरूरी है, कितना खर्च करना और कितना जरूरी है खर्च करना, इन दोनों के बीच जो बैलेंस है ये बहुत जरूरी होता है अगर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं और ग्रोथ भी करना चाहते हैं। ठीक, The continuation of spending on long-term infrastructure projects with an outlay of rupees 11.11 lakh crore is another highlight। अब एक हाईलाइट कौन सी बात हुई थी, एक हाईलाइट की अगर हम पहले देखें तो यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, हाँ, एक स्टैंडर्ड फीचर यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, क्या था, एलोकेशन ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर जॉब क्रिएशन। अब अनदर हाईलाइट क्या है, अनदर हाईलाइट है इसका ये जो 11.11 लाख करोड़ का है, कहाँ पे, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। तो ये अनदर हाईलाइट है, यानी अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है बजट का। दीज प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स, यही जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिन पे 11.11 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये आर एक्सपेक्टेड टू कैटलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। इनसे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। और इससे जो कंट्री का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बिल्डिंग्स है और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। टैक्स रिफॉर्म्स ऑल्सो फीचर प्रोमिनेंटली इन द बजट। टैक्स रिफॉर्म्स भी फीचर हो रहे हैं, ठीक है, बजट में, विद द रिविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट को रिवाइज किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, एंड द एबॉलिशमेंट ऑफ द एंजल टैक्स फॉर स्टार्टअप्स बीइंग नोटेबल मेजर्स। अब एक तो क्या हुआ है, एक तो रिवाइज किया गया इनकम टैक्स एक्ट का, और दूसरा क्या है, एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। जो स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स देना पड़ता था वो हटा दिया गया। अब एंजल टैक्स क्या होता है, अब जैसे स्टार्टअप होता है उसको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं कि वो अपना बिजनेस स्केल अप कर सके। तो एक एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, वो इन्वेस्ट करता है, वो पैसे देता है स्टार्टअप को। अब जो पैसे उसको एंजल इन्वेस्टर से मिलते हैं स्टार्टअप को, उस पर भी टैक्स लगता था, ठीक है, अब वो टैक्स हट गया है। तो ये नोटेबल मेजर्स हैं, इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, ठीक है, टैक्स रिलेटेड जो बजट में है। द न्यू टैक्स रिजीम, जो नया टैक्स रिजीम है विथ रिवाइज स्लैब्स, जिसमें स्लैब्स को रिवाइज किया गया है, चेंज किया गया है, is designed to provide relief to the
मिडिल क्लास एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको डिजाइन क्यों किया गया कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिले, आराम मिले और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, स्टिमुलेट हो। द रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स for foreign companies from 40% to 35% is a strategic move aimed at attracting foreign investment। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स फॉरेन कंपनी के लिए जो कम किया गया है 40% से 35% कर दिया गया है, ये भी एक स्ट्रैटेजिक मूव ही है। अब इस स्ट्रैटेजिक मूव का एम क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में और आए। हाउएवर क्या अब यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, बजट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। अगर हम पहले वाले पैराग्राफ्स में जाके देखें तो यहां से इस पैराग्राफ में भी, यहां पे भी सिर्फ पॉजिटिव बातें की थी ऑथर ने। अब हाउएवर क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो अब यहां से क्या करेगा ऑथर, नेगेटिव बातें करेगा बजट से रिलेटेड। तो देखते क्या है, हाउएवर द रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को रिमूव कर दिया गया है प्रॉपर्टी सेल से और इंक्रीज हुआ है कैपिटल गेन टैक्स में, इससे क्या हुआ है, डिस्ट्रेस हुआ है, इससे वरी हुई है, लोग परेशान है इससे। इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स such as supply side intervention to contain food inflation and the allocation for new airports, medical college and sports infrastructure in Bihar reflect the government's approach to economic management। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं, जैसे सप्लाई साइड, जो सप्लाई साइड है उसमें गवर्नमेंट कुछ काम करेंगी जिससे फूड इन्फ्लेशन कम हो, और नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बनेंगे। इससे रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच क्या है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का है। द एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट प्लेयर्स। अब जो फोकस है कि स्मॉल और मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलके, प्राइवेट प्लेयर के साथ पार्टनरशिप करके, ये भी सिग्नल क्या करता है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन है इंडिया एनर्जी सेक्टर के लिए। मतलब जो एक प्रोग्रेसिव विजन है इंडिया का कि वो एनर्जी सेक्टर में भी काफी पॉजिटिव काम करना चाहती है। अब देखते हैं, अब पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है, पैसेज कंक्लूड हो रहा है। तो ओवरऑल इंडियाज फर्स्ट पोस्ट इलेक्शन बजट इज अ वेल राउंडेड डॉक्यूमेंट, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है पहला पोस्ट इलेक्शन बजट दैट सीक्स टू एड्रेस। वो क्या करना चाहता है कि इमीडिएट चैलेंजेस जो है, अभी के जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस कर सके, वाइल लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन है उसको रख सके। तो ये पूरा आपका पैसेज था बजट पे। अब देख सकते हैं कि इसमें पूरे पैसेज में पहले 3 पैराग्राफ्स में तो ऑथर ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही की हैं बजट की, जितने फीचर्स है जो पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे कंट्री को, लोगों को, क्या हेल्प करेंगे, किस तरह से हेल्प करेंगे, उसकी बात हुई है। यहाँ पे हल्का सा टोन चेंज हुआ था पैसेज का, जहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट जो है बजट का बताया था ऑथर ने, फिर उसके बाद वो पॉजिटिव साइड पे फिर से आ गए थे। तो अगर हम टोन की बात करें तो एक तो टोन आपका इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है बजट से रिलेटेड, तो इंफॉर्मेटिव तो हम कहेंगे, साथ में लॉडेटरी भी है क्योंकि ऑथर ने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं बजट की, बहुत प्रेज किया है बजट को, और एंडिंग भी उसने बहुत ही पॉजिटिव वे में की है, तो लॉडेटरी टोन भी है। ओके, तो ये था हमारा पूरा पैसेज। अब आते हैं सेकंड पैसेज पे, जिसपे आरसी के क्वेश्चन बेस्ड होंगे। पैसेज क्या है? व्हेन द कैरेक्टर इज मेड फॉर द एक्टर, जब कैरेक्टर एक्टर के लिए बना होता है। कैरेक्टर क्या होता है? कोई जैसे आप बुक पढ़ते हो तो बुक में कोई भी कैरेक्टर तो आप होता है, मूवी में कैरेक्टर होता है जिसका एक पर्टिकुलर रोल होता है बुक और मूवी में, ठीक है। अब उसी रोल को कोई एक्टर प्ले करे तो उसी के बारे में ये पैसेज है। आगे क्या कह रहा है? व्हेन बोथ द कैरेक्टर एंड द एक्टर आर ब्रिलियंट इन देयर ओन राइट, जब कैरेक्टर जिसको बनाया गया है वो कैरेक्टर और जो एक्टर है वो दोनों ही ब्रिलियंट हो अपने अपने वेज में, बहुत अच्छे हो अपने अपने वेज में, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट समथिंग क्लोज टू परफेक्शन। हमें कोई एक ऐसी चीज मिलती है जो बहुत पास होती है परफेक्शन से, ठीक है। अब ये जो पैसेज है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इस पे बनाया गया, तो इसको आप पहले खुद से पढ़ोगे, ठीक है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले खुद से पढ़ के
सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम करेंगे। ये रहा पहला पैराग्राफ, ये रहा सेकंड, थर्ड, ये रहा लास्ट पैराग्राफ। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड। अब यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ खुद से पढ़ के क्वेश्चंस पहले खुद से करना है, जिससे ये पता चलेगा कि जो पहला वाला हमारा आर्टिकल था बजट पे, उस पे हमने जिस तरह से पढ़ा या पहले क्लासेस में हमने जो सीखा है कि कैसे पैराग्राफ से निकालते हैं इंफॉर्मेशन। हालांकि आज के जो आर्टिकल था पहला वाला, ये बजट वाला, इसमें ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं किया गया था। सब कुछ डायरेक्टली मेंशन था, कुछ वर्ड्स थे जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए था जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको। बट अगर मैं ओवरऑल लिखूँ तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैसेज नहीं था, बहुत डायरेक्टली सब कुछ चीज़ें बताई गई थी। कहीं पे आपको ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे फंस जाओगे, ठीक है, या कहीं पे आपको कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगा। बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ था, तो ये पैसेज काफ़ी ईजी था। तो आप में से बहुतों को ये पैसेज इजी लगा भी होगा रीड करने में, क्योंकि सब कुछ डायरेक्ट दिया गया है, पूरा पॉजिटिव बातें की गई, टोन भी आप में से बहुत कोई फाइंड आउट कर लिए होंगे। हालांकि जो इससे पहले वाला जो था, जो हमने पहले क्लास में जो पैसेज किया था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें हमें क्रोनोलॉजी देके इवेंट्स को कनेक्ट करना था और तब हमें समझ में आता वो वाला पैसेज। तो उसके कंपैरिजन में ये वाला पैसेज काफ़ी ईजी था। तो हर तरह के पैसेजेस हम डिस्कस करेंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, जिससे आपका ओवरऑल रीडिंग और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बूस्ट हो सके। अब वापस से आते हैं इस वाले पैसेज पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज एन एविड रीडर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन इन माई यूथ, यहाँ पे ऑथर क्या बता रहा है कि इन माई यूथ मतलब अपने जब वो जवान था, ठीक है, व्हेन ही वाज यंग, तो वो एविड रीडर था डिटेक्टिव फिक्शन का। मतलब डिटेक्टिव फिक्शन वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था। एविड रीडर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में वो डिटेक्टिव फिक्शन वाली बुक्स पढ़ता था। आई वॉज इन गुड कंपनी, अब वो क्या बता रहा है कि वो गुड कंपनी में था। अब गुड कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कंपनी का मतलब पीपल से, कि किन लोगों से वो एसोसिएटेड था, किन लोगों से वो खुद को रिलेट करता था, किन लोगों के आसपास वो रहता था, ठीक। तो वो क्या कह रहा है कि जब वो यूथ में, जब वो यंग था, अपने यंग वाले डेज में, जब वो बहुत ही ज़्यादा डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ा करता था, तो वो अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड था। फिलोसोफर्स बर्नार्ड रसेल एंड विटगेन्स्टाइन were fans too, perhaps because the genre asked the same question as philosophy. Who done it? अब ये गुड कंपनी से क्या डिनोट कर रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा ऑथर कि वो गुड कंपनी में था, वो अच्छे लोगों के एसोसिएशन में था? वो इसलिए कि जो फिलोसोफर थे बर्नार्ड रसेल और विटगेन्स्टाइन, वो भी फैंस थे डिटेक्टिव फिक्शन के। तो एक ऑथर खुद डिटेक्टिव फिक्शन का फैन है, वो कैसे में पता चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव फिक्शन पढ़ता था, तो फैन खुद था वो। साथ ही साथ जो फिलोसोफर्स थे, ये जो पॉपुलर फिलोसोफर्स थे, ये भी फैंस थे। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं गुड कंपनी में था, क्योंकि मैं ये बता रहा है कि मेरी जो हैबिट है और जो इन अच्छे लोगों की हैबिट है वो सेम है। हम दोनों ही डिटेक्टिव फिक्शन को पसंद करते हैं। तो इससे वो रिलेशन बना रहा है कि मैं अच्छी कंपनी में था, ठीक है, मैं अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड था। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप किसी सेक्टर में अच्छा करते हो और आपका जो रोल मॉडल है वो भी अच्छा कर रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ मैं गुड कंपनी में, क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, मैं उसका जो चीज़ें वो कर रहा है वो चीज़ें मैं भी अचीव कर पा रहा हूँ। तो इस सेंस में वो कह रहा है कि ही वॉज इन गुड कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या, फिलोसोफर्स फैंस थे। अब ऑथर को क्या लग रहा है, परहैप्स बिकॉज जॉनरा आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इज फिलोसफी, हु डन इट। अब ऑथर क्या बता रहा है कि ये दोनों जो फिलोसोफर्स है बर्नार्ड रसेल और विटगेन्स्टाइन, ये फैंस क्यों हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉनरा है ये भी सेम क्वेश्चन के अराउंड घूमता है। जो फिलोसफी जिस क्वेश्चन के अराउंड घूमता है वो क्या है, हु डन इट, मतलब किसने किया, ठीक है। डिटेक्टिव फिक्शन भी वही क्वेश्चन पूछता है, फिलोसफी भी यही क्वेश्चन पूछता है। नाउ आई प्रेफर वॉचिंग ऑन टेलीविजन सच फाइन एक्टर्स एज डेविड सचे, Poirot, Jeremy Brett, and Benedict Cumberbatch, Holmes, Geraldine, McEwan, Miss Marple, John Thaw, Inspector Morse, John Hannah,
जॉन रीबस एंड पीटर फॉक कोलंबो। अब क्या बता रहा है कि यूथ में तो वो रीड करता था डिटेक्टिव फिक्शन, अब प्रेजेंट टेंस में आ गया, नाउ का यूज करके अब ऑथर प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अब वो क्या प्रेफर कर रहा है कि वो टेलीविजन पे डिटेक्टिव शोज देखे, ठीक है, और उन शोज में जो एक्टर्स होते हैं उन एक्टर्स को इसने मेंशन किया है। द ब्रिटिश बायस इज नॉट एक्सीडेंटल। जो ब्रिटिश बायस है ये एक्सीडेंटल नहीं है। जो ब्रिटिश बायस का मतलब क्या है, जो प्रेफरेंस है ब्रिटिश शोज का ऑथर के लिए। अब देखो ये कैसे पता चल रहा है हमें कि जो एक्टर्स, सारे जो एक्टर्स है ये सारे क्या है, ये सारे ब्रिटिश एक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऑथर क्या कह रहा है कि वो उन्हीं टेलीविजन शोज को देख रहा है ज्यादा, या उन्हीं टेलीविजन शोज को ज्यादा देखना पसंद कर रहा है जिसमें ब्रिटिश एक्टर्स हो, और इसीलिए ये बता भी रहा है कि जो ब्रिटिश बायस है, जो मेरा जो प्रेफरेंस है कि मैं ब्रिटिश एक्टर्स वाले शोज देख रहा हूँ, ये एक्सीडेंटल नहीं है। अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन वॉज इनिशियली ऑल एटमोस्फियर एंड वाइस क्रैक्स एंड लेटर ऑल एक्शन एंड लैकिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी। जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन था, पहले तो उसमें क्या था, एटमॉस्फेयर और वॉइस क्रैक्स पे फोकस होता था। मतलब जो पुराने अमेरिकन फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन थे, डिटेक्टिव फिक्शन वाले बुक्स होंगे या शोज होंगे, उनमें एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, सेटिंग, टोन, इस पे फोकस ज़्यादा होता था। और वॉइस क्रैक्स, इसका मतलब क्या होता है, जोक्स पे फोकस ज़्यादा होता था। मतलब कि जोक्स काफ़ी अमाउंट में उन डिटेक्टिव फिक्शन, जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन है, उनमें होते होंगे। एंड लेटर ऑल एक्शन एंड लैकिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी। फिर बाद में जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन बनने लगा, आगे टाइम में जो और डिटेक्टिव फिक्शन बने, उसमें सिर्फ एक्शन ही रह गया और कोई कॉम्प्लेक्सिटी था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहा है ऑथर, ठीक है। क्यों? पहले तो उसने ये बताया कि ब्रिटिश शोज क्यों प्रेफर कर रहा है, जो ब्रिटिश का प्रेफरेंस है एक्सीडेंटल नहीं है। एक्सीडेंटल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑथर को अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन पसंद है ही नहीं। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि पहले तो वो ऑल एटमॉस्फेयर वॉइस क्रैक्स था, लेटर पूरा एक्शन हो गया था और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें थी ही नहीं। मतलब बहुत सिंपल लगता था ऑथर को कि जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, डेप्थ नहीं है, बहुत सिंपल है, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता था। इन बोथ केसेस, कौन से केसेस में? दोनों ही केसेस में। जब ओल्ड डिटेक्टिव फिक्शन, ओल्ड अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन जो कि एटमॉस्फेयर एंड वॉइस क्रैक्स पे फोकस करता था, और लेटर यानी कि न्यू डिटेक्टिव फिक्शन जो कि एक्शन, जिसमें सिर्फ फोकस एक्शन पे था और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई डेप्थ नहीं था। तो इन्हीं दोनों केसेस में द मिस्ट्री सॉल्वर्स वेयर ऑफन मिस्टीरियस देमसेल्व्स। जो मिस्ट्री सॉल्वर होते थे डिटेक्टिव फिक्शन में, जो डिटेक्टिव्स होते थे, वो खुद मिस्टीरियस होते थे। आइदर यूनिडायमेंशनल एंड ब्रूडिंग, या तो यूनिडायमेंशनल होते थे। यूनिडायमेंशनल मतलब एक ही डायमेंशन था उनमें, मतलब वैरायटी नहीं थी, बहुत बोरिंग थे वो। और ब्रूडिंग थे, मतलब ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा सैड रहते थे, बहुत ही मतलब या तो बहुत गुस्से में होते थे या बहुत सैड होते थे। नॉट ऑलवेज सक्सीडिंग इन सजेस्टिंग डेप्थ। और इससे क्या लगता था कि डेप्थ ऑथर को मिलता ही नहीं था। और कन्वेंशनल एंड विद पर्सनल इश्यूज। अब या तो ऐसे होते थे, या तो कन्वेंशनल मतलब जैसे नॉर्मल यूजुअल जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ही होते थे, और पर्सनल इश्यूज होते थे, उनके खुद के पर्सनल इश्यूज होते थे। तो जो पहला पैराग्राफ है इसमें ऑथर ने क्या बताया, पहले उसने ये बताया कि वो डिटेक्टिव फिक्शन बहुत पढ़ा करता था अपने यूथ में, ठीक है, और चूंकि फिलोसोफर्स भी पढ़ा करते थे तो वो उनको खुद से एसोसिएट करता था और कहता था कि मैं गुड कंपनी में हूँ क्योंकि मेरे हैबिट्स उनके हैबिट्स सेम है। अब क्यों, अब फिर क्या उसका प्रेफरेंस चेंज हो गया? अब वो पढ़ता नहीं, वो टेलीविजन पे देखता है, और हमें इनसे पता चला है कि ज़्यादा वो ब्रिटिश देखता है। फिर वो बता रहा है कि जो मैं ब्रिटिश शोज देखता हूँ वो एक्सीडेंटल नहीं है, मेरा प्रेफरेंस ऐसे नहीं है कि मैंने अपने आप देखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन था, शुरुआत में तो उसका फोकस एटमॉस्फेयर और जोक्स पे होता था, और बाद में उसका एक्शन पे फोकस हो गया था, और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है ही नहीं, डेप्थ है ही नहीं उसमें। और ऑथर को क्या चाहिए? उसको चाहिए कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, उसको डेप्थ वाले कैरेक्टर्स चाहिए, डेप्थ वाले डिटेक्टिव फिक्शन चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद और क्या बता रहा है कि बोथ केसेस, मतलब पुराने वाले जो अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन है जो एटमॉस्फेयर पे फोकस करता था, और जो नया वाला अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन है जो कि एक्शन पे फोकस करता है, दोनों में मिस्ट्री सॉल्वर्स खुद मिस्टीरियस होते थे। या तो वो यूनिडायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन है उनका, कोई वैरायटी नहीं है, बोरिंग है, हमेशा डिप्रेसिंग वाला फीलिंग दे रहे हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं, एंग्री रहते हैं, या तो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, यूजुअल रहते हैं, कोई उनमें डिफरेंस, कोई वैरायटी उसको नहीं दिख रही है। तो ये रीज़न है कि क्यों
ऑथर अमेरिकन डिटेक्टिव फिक्शन को प्रेफर नहीं करता और ब्रिटिश को प्रेफर करता है, ठीक है। आते सेकंड पैराग्राफ, द ब्रिटिश हैड मोर वुमेन सॉल्विंग क्राइम्स। अब जो ब्रिटिश डिटेक्टिव फिक्शन है उनमें विमेन क्राइम सॉल्वर्स ज्यादा है, विमेन डिटेक्टिव ज्यादा है। प्राइम सस्पेक्ट मेड इट्स डेब्यू इन द 90s। अब प्राइम सस्पेक्ट क्या है, ये कोई शो होगा, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 90s में। अब हमें पता कैसे चला कि प्राइम सस्पेक्ट शो है, पहले तो ये कि ऑथर टीवी शोज की ही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइम का देखो पी कैपिटल है, एस कैपिटल है, मतलब ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब दो वर्ड्स जो दोनों ही स्टार्ट हो रहे हो कैपिटल लेटर से तो प्रॉपर नाउन होते हैं, किसी एक चीज का नाम होता है। अब या तो ये प्राइम सस्पेक्ट एक बुक होगा या एक टेलीविजन सीरीज होगा। तो उसने डेब्यू किया 90s में। अब आगे पढ़ो, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय अ वुमेन, रिटन बाय अ वुमेन एंड स्टार्ड अ वुमेन, ठीक है। प्रोड्यूस किसने किया था, सैली हेड ने। लिखा किसने था, लिंडा लाप्लांटे ने। एंड उसमें किस वुमेन ने, वुमेन एक्टर कौन थी, स्टार कौन थी उनमें, हेलन मिरन। तो इससे पता चला कि ये बुक नहीं है, ये एक शो है, ठीक है। तो आगे की इंफॉर्मेशन से हमने पहले वाले चीज को इन्फर कर लिया, ठीक। अब क्या है, टेलीविजन has further widened the gap between the American detective and their counterpart from Britain। अब जो टेलीविजन डिटेक्टिव शोज जब बनना स्टार्ट हुए उससे जो गैप है अमेरिकन डिटेक्टिव में और ब्रिटिश डिटेक्टिव में, उससे ये गैप और दिखने लगा है, जो डिफरेंसेस है और साफ साफ दिखने लगे हैं। We watch two different people when a book becomes a TV serial। अब ऑथर क्या बता रहा है कि जब कोई बुक, कोई टीवी सीरियल बनता है तो हम दो डिफरेंट लोगों को देखते हैं। पहला कौन है, जो कैरेक्टर है डिटेक्टिव, जो कि फिक्शनल है, जो कि बुक में है, जिसको ऑथर ने लिखा है, ठीक है, वो कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर के हु इज फिक्शनल हैज देयर ओन इडियोसिंक्रेसीज। अब उस कैरेक्टर के उस कैरेक्टर का अपना खुद का बिहेवियर है। अब ऑथर ने उस कैरेक्टर को कैसा बनाया है बुक में, किसी तरह से उसकी बिहेवियर कैसे है, तो वो अलग है, ठीक है। अब वो बिहेवियर कैसा हो सकता है, या तो वो जो रीडर्स है उनको काफ़ी अच्छा लग सकता है, इंडियरिंग लग सकता है, वो पसंद कर सकते हैं उस कैरेक्टर को, या तो इरिटेटिंग लग सकता है। तो यहाँ पे क्या ऑथर ने बोला कि जब कभी बुक टीवी सीरियल बनता है तो हम दो लोगों को देखते हैं। पहला कौन है, जो कैरेक्टर जिसको ऑथर ने लिखा है बुक में, ठीक है। अब उस कैरेक्टर के अपने खुद के बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खुद का बिहेवियर होता है। अब हमें या तो कैरेक्टरिस्टिक्स या तो बिहेवियर हमारा हमें इंडियरिंग लग सकता है, हम पसंद करने लग सकते हैं उस कैरेक्टर को, या तो वो इरिटेटिंग लग सकता है, हमें कैरेक्टर पसंद नहीं आया। अब दिस पर्सन हैज बीन क्रिएटेड बाय द राइटर। अब इस पर्सन को किसने क्रिएट किया, राइटर ने क्रिएट किया, क्योंकि फिक्शनल है, असली में तो है नहीं, बुक में है, तो इसको राइटर ने क्रिएट किया। देन देयर इज द एक्टर। अब दो डिफरेंट पीपल में से एक को तो हमने पता कर लिया कि कैरेक्टर है, दूसरा कौन है, एक्टर है। Interpreting the character, bringing their own understanding to it, and existing person adding another layer to a non-existing one। अब दूसरा पर्सन कौन सा, एक्टर है। अब एक्टर जब इसको पढ़ेगा बुक को तो वो कैरेक्टर को अपने तरह से समझेगा, जिस वे में वो समझना चाह रहा है उस तरह से वो समझेगा, तो वो अपनी कुछ क्वालिटीज उस कैरेक्टर में डाल देगा जब उस कैरेक्टर को वो प्ले करेगा टीवी पे या मूवी में। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहे हैं कि देन देयर इज द एक्टर इंटरप्रेटिंग द कैरेक्टर, ब्रिंगिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग टू इट। जब वो कैरेक्टर को समझ रहे कि कैरेक्टर है कैसा, इसका बिहेवियर कैसा है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे समझ रहे हैं उसको, ठीक है। और एंड एग्जिस्टिंग पर्सन एडिंग अनदर लेयर टू नॉन एग्जिस्टिंग वन। अब देखो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई बुक पढ़ता है तो कैरेक्टर तो सेम है, बट लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर को लेकर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसी वे की बात कर रहे हैं कि जब कोई एक्टर है उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, तो वो अपने वे से पढ़ेगा, अपनी तरह से अंडरस्टैंड करेगा, तो वो अपना जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरप्रिटेशन है, जो परसेप्शन है, वो शो करेगा वो टीवी पे, ठीक है, जिस तरह से उसने कैरेक्टर को समझा है। बैड कैरेक्टर्स कैन समटाइम्स बी रेस्क्यूड बाय गुड एक्टर्स। जो बैड कैरेक्टर्स है वो कभी कभी उनको रेस्क्यू कौन करता है, गुड एक्टर्स। कहने का क्या मतलब है कि कोई कैरेक्टर है जो बहुत बैड है, ठीक है, यहाँ पे बात हुई थी ना कि कैरेक्टर के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकता है जो कि या तो इंडियरिंग हो या इरिटेटिंग हो। अब समझ लो कि इरिटेटिंग है, वो कैरेक्टर बैड है,
ठीक है, बट उसको अच्छा बना सकता है कौन? एक्टर। कैसे? अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी खुद कुछ क्वालिटीज उसको देख के वो उसको अच्छा बना सकता है। सिमिलरली अगर कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो कोई अगर ऐसा एक्टर है जो खराब है, उस एक्टर को वो अच्छा कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो कैरेक्टर को समझ रहा है तो उसकी क्वालिटीज अपने में ला रहा है, ठीक है, तो उससे वो एक्टर भी अच्छा बन रहा है। तो ये जो जब भी कोई एक्टर कैरेक्टर को स्टडी करता है तो एक काइंड ऑफ बता रहा है कि एक ये होता है, इंटरचेंज होता है इडियोसिंक्रेसीज का, जिसमें एक्टर अपने अंडरस्टैंडिंग से कैरेक्टर को समझता है। और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर की क्वालिटीज़ को, क्योंकि कैरेक्टर की क्वालिटीज़ भी प्ले करना है उसको, तो वो अच्छी तरह से समझ लेता है तो वो अच्छी तरह से कैरेक्टर को प्ले कर देता है, तो एक्टर भी उसमें कैरेक्टर में अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है, चाहे भले ही वो बुरा एक्टर हो। बट वेन बोथ द कैरेक्टर एंड द एक्टर आर ब्रिलियंट, अब अगर वैसे केस में जब कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है और एक्टर भी बहुत अच्छा है तो हमें तब क्या मिलता है? वी गेट समथिंग क्लोज टू परफेक्शन, हमें एक परफेक्शन मिलता है, ठीक। सच अ वन इज वेडा, अब वैसा ये कैरेक्टर कौन है? वेडा। इसमें कैरेक्टर भी अच्छा है, एक्टर भी अच्छा है, ठीक है, इसीलिए बोला गया सच अ वन। अनदर सीरीज रिटन बाय अ वुमन, इसको भी एक वुमेन ने ही लिखा है, एंड क्लीव्स ने, और इसमें स्टार कौन करती है, मतलब एक्टर कौन है इसमें? ब्रेंडा ब्लेथिन, द फाइनेस्ट डिटेक्टिव ऑन टेलीविजन। अब ऑथर क्या कह रहा है कि फाइनेस्ट डिटेक्टिव ऑन टेलीविजन है, मतलब कि ये ऑथर, ये शो जो है वेडा, और ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, जिसको ब्रेंडा ब्लेथिन प्ले कर रही है, ठीक है, ये शो सबसे मोस्ट फेवरेट है ऑथर का, तभी तो उसने ये कहा है कि फाइनेस्ट डिटेक्टिव है। फाइनेस्ट मतलब सबसे हाई क्वालिटी की, सबसे बेस्ट डिटेक्टिव है टेलीविजन पे, मतलब टेलीविजन पे जितने भी डिटेक्टिव शोज चल रहे हैं उनमें जितने भी डिटेक्टिव्स है उनमें सबसे बेस्ट डिटेक्टिव कौन है? ये वेडा, जिसको प्ले किया है ब्रेंडा ब्लेथिन ने। ब्लेथिन पोर्ट्रेज वेरा स्टैनहॉप, हमें यहाँ पे वेरा का पूरा नाम पता चला, जो कैरेक्टर है वेरा स्टैनहॉप, जिसको प्ले कौन कर रही है? एक्ट्रेस ब्रेंडा ब्लेथिन। द नो नॉनसेंस मिडिल एज हैट वेयरिंग जेलोपी ड्राइविंग शार्प टंग बट कंपैशनेट डिटेक्टिव। अब ये यहाँ पे क्वालिटीज मेंशन की गई है किसकी? कैरेक्टर की, ठीक है, वेरा स्टैनहॉप की। कैसी? नो नॉनसेंस है, मतलब फिजूल की बातें नहीं करता है वो कैरेक्टर, डायरेक्ट बातें करता है, जो काम की चीजें वो बात करता है। मिडिल एज है, ठीक है, एज क्या है उसकी? मिडिल एज है। हैट पहनती है। जैलोपी ड्राइविंग, जैलोपी क्या होता है? कार होती है काइंड ऑफ, तो वो ड्राइव करती है। शार्प टंग है, शार्प टंग किसको कहते हैं? जो बहुत तीखा बोलता हो, जो क्रिटिकल हो बहुत ज्यादा, दूसरे में बुराइयां, ऐसी बातें जो दूसरे जिससे ऑफेंड हो जाए, अपसेट हो जाए, वैसी बातें ज्यादा करती है। बट कंपैशनेट है। अब बट यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटी है कंपैशनेट, यहाँ पे सारी थोड़ी सी नेगेटिव क्वालिटी है जो लोगों को खराब लग सकती है। Who lives alone, ये alone मतलब ये जो कैरेक्टर है ये अकेले रहता है। She drives through bleak stark regions of northern England, अब ये अपनी गाड़ी किन किन एरियाज में लेके जाती है? जो ब्लीक स्टार्क रीजन्स है नॉर्दर्न इंग्लैंड के, मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे पूरा बंजर है, बैरन है, वहाँ पे ऑथर देखता है शो में कि ये गाड़ी अपनी चला के लेके जा रही है, विच आर बोथ अट्रैक्टिव इन अ डेजोलेट सॉर्ट ऑफ वे एंड डिप्रेसिंग। और ये जो रीजन्स है जो ऑथर टीवी पे देखता है, ये ऑथर को अट्रैक्टिव भी लगते हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और उसको डिप्रेसिंग भी लगते हैं। इट्स ऑल इन हर आइज, द इंटेलिजेंस, द एम्पैथी, द मिसचिफ, द ह्यूमर, द नुआंसेस ऑफ मीनिंग, द हर्ट एंड द ओकेशनल कंफ्यूजन। अब वो इट्स ऑल इन हर आइज, मतलब जैसे जो कैरेक्टर है उसके आइज में ऑथर को सब कुछ दिख रहा है। इंटेलिजेंस दिखता है, एम्पैथी दिखती है, मिसचीफ दिखता है, ह्यूमर दिखता है, जो मीनिंग है, नुआंसेस है, डिफरेंट मीनिंग है वो दिखती है, और कंफ्यूजन भी दिखता है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो कैरेक्टर उसकी एक्सप्रेसिव आइज है, अब कैरेक्टर की एक्सप्रेसिव आइज तो होंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर तो फिक्शनल है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो एक्ट्रेस जो प्ले कर रही है कैरेक्टर को, वो कहना चाह रहा है कि वो इतने अच्छे से प्ले कर रही है कि जो उनकी आइज है बहुत एक्सप्रेसिव है, मतलब आंखों में देख के पता चल जाता है कि कब वो इंटेलिजेंटली काम कर रही है, कब वो काइंड होके काम कर रही है, कब वो मिसचीफ कर रही है, कब वो मजाक के मूड में है, कब वो हर्ट है, दुखी है, ठीक है, कब वो मतलब कंफ्यूज्ड है। ये उसको ऑथर को आइज में ही दिख जाता है। अ ग्लैंस रिवील्स either the world very Vera or the little girl hidden under the layers of clothing and police experiences। अब जिस तरह से वो देखती हैं, ठीक है, उससे ही पता चल जाता है कि वो कौन सी वेरा है। मतलब यहाँ पे दो डायमेंशंस है वेरा के, दो वैराइटीज है, मतलब दो एस्पेक्ट्स है सेम पर्सन के। एक में क्या है कि वो एक्सपीरियंस्ड वेरा दिखती है, दूसरे में क्या है कि वो
भी ऐसी छोटी बच्ची जैसी लगती है जिसको कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। मतलब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि जिस तरह से वो एक्ट कर रही हैं, एक्ट्रेस जो कैरेक्टर को प्ले कर रही है, तो जिस नज़र से देखती है तो कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि इनको बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस वाला साइड जो एस्पेक्ट है वो शो होता है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अभी भी लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची ही है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे वो दो अलग अलग डायमेंशंस की बात कर रहा है। पीडी जेम्स हु रोट सम ऑफ द फाइनेस्ट इन द जॉनरा। पीडी जेम्स कौन है? एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सम ऑफ द फाइंड्स मतलब जो सबसे बेस्ट डिटेक्टिव फिक्शन बुक्स है उनमें से कुछ पीडी जेम्स ने लिखे हैं, मतलब पीडी जेम्स ऑथर है। उन्होंने क्या कहा है कि अ डिटेक्टिव स्टोरी इज नॉट अबाउट मर्डर, कि डिटेक्टिव स्टोरी मर्डर के बारे में नहीं होता है। सबको ऐसा लगता है कि हो सकता है जो मर्डर के बारे में डिटेक्टिव स्टोरी है, बट इट इज नॉट अबाउट मर्डर बट द रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का जो रिस्टोरेशन है उसके बारे में होता है। Perhaps that is why it is so popular, और यही रीजन है कि इतना पॉपुलर क्यों है। We breathe a sigh of relief when after this physical and psychological mayhem, order is restored, God's in his heaven and all's right with the world। अब यहाँ पे हमें मिला इंफॉर्मेशन कि रिस्टोरेशन को ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, कैसे। देखो क्या कह रहा होता है यहाँ पे, Perhaps this is why it is so popular। वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि मर्डर के बारे में नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। वो क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, वी ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कब? जब फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेहिम हो गया। अब जिससे कोई डिटेक्टिव बुक हो, डिटेक्टिव फिक्शन बुक हो या डिटेक्टिव शो हो, उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होता है। डिटेक्टिव है, मर्डरर है, इधर उधर भाग रहे हैं, कंफ्यूजन है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मर्डर लोग को अफेक्ट कर रहा है, डिटेक्टिव भी पूरा बहुत प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल साइकोलॉजिकल दोनों ही तरह से वो हर्ट हो रहा है। तो इन सब के बाद जब हम देखते कि ऑर्डर रिस्टोर्ड हो गया, मतलब चीज़ें पहले जैसी हो गई, चीज़ें नॉर्मल हो गई, चीज़ें अच्छी हो गई, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, दुनिया अच्छी हो गई, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो ये जो रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर का रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर मतलब चीज़ें पहले जैसी हो गई, जैसी होनी चाहिए थी, अच्छी हो गई। इस वजह से ये पॉपुलर है डिटेक्टिव फिक्शन, इस वजह से नहीं कि मर्डर के बारे में है, ठीक है। एपिसोड्स ऑफ वेरा डोंट स्टॉप विद द रेवलेशन ऑफ द मर्डरर। जो एपिसोड्स ऑफ वेरा, जो वेरा के एपिसोड्स है, वो जैसे मर्डर का पता चला वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते हैं कि हाँ ये इसने मर्डर किया था, अब एपिसोड ख़त्म हो गया, वैसा नहीं होता है। बट कंटिन्यूज जस्ट दैट बिट लॉन्गर टू शो वेरा रिस्टोरिंग सम ऑर्डर टू अ डिसरप्टेड लाइफ और टू। तो क्या कहना चाह रहा है कि वेरा के जो एपिसोड्स हैं वो मर्डर के रेवलेशन पे स्टॉप नहीं होते हैं, थोड़ा आगे और चलता है। और एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि वेरा कैसे ऑर्डर रिस्टोर कर रही है, एक या दो लाइफ जो डिसरप्ट हो गए थे उनको, मतलब कि जो मर्डर था उसने एक दो लोगों को अफेक्ट कर दिया था, उनको वो अच्छा कर रही है, उनकी लाइफ अच्छा कर रही है, उनकी लाइफ में वापस ऑर्डर लेके आ रही है। तो इस बारे में है वेरा। You might imagine that with so many detectives having solved so many crimes since Edgar Allan Poe's August Dupin made his entry in 1841, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि इतनी सारी डिटेक्टिव स्टोरीज लिख दी गई हैं, इतनी सारे डिटेक्टिव्स बना दिए गए हैं। कब से? 1841 से, जब एडगर एलन पो ने अपना डिटेक्टिव ऑगस्ट ड्यूपिन को ये के बारे में लिखा था। हमें ऐसा लगता है वी वुड नो ऑल द ट्रिक्स बाय नाउ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया, हमें सब कुछ पता है क्या होने वाला है बुक में, क्योंकि इतने सारे डिटेक्टिव फिक्शन लिखे गए हैं, डिटेक्टिव शोज बने गए हैं, इतने सारे डिटेक्टिव्स आ चुके हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है नया कुछ दिखाने को, हमें ऑलरेडी पता होता है क्या दिखाना चाह रहे हैं। येट फिर भी वेरा ऑफन अमेजेस अस विद द रेजोल्यूशन। जो वेरा के एपिसोड्स खत्म होते हैं उसमें हमेशा हम अमेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अलग सा हुआ, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट अलग सा हुआ। क्यों? कंबाइनिंग सरप्राइज एंड इनएविटेबिलिटी लाइक द बेस्ट ऑफ देम। क्योंकि जो एंडिंग होता है उसमें सरप्राइज भी होता है और इनएविटेबिलिटी भी होती है। सरप्राइज मतलब ऐसा कुछ होता है जो हम नहीं सोच सकते थे, वो हुआ, और इनएविटेबिलिटी मतलब कुछ चीज़ें तो हमें पहले से पता होती है, वो तो होनी ही है। तो दोनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है ये वेरा को बाकी सबसे अलग बनाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे सोच जो सरप्राइज और इनएविटेबिलिटी दोनों को करते कंबाइन, जिसे वेरा करती है, ये बेस्ट होते हैं, बेस्ट डिटेक्टिव टीवी शोज फिक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इस पैसेज में ऑथर ने क्या बताया है, पहले तो उसने ये बताया कि वो बहुत ही पॉपुलर था, मतलब वो फैन था डिटेक्टिव फिक्शन का,
ठीक है, बहुत रीड करता था, फिलोसफर्स भी रीड करते थे, तो वो खुद को एसोसिएट करता था उनसे, उसको लगता था कि वो गुड कंपनी में है, क्योंकि उसको उसके वही हैबिट्स है जो फिलोसफर्स की हैं। फिलोसफर्स क्यों पढ़ते थे? क्योंकि ऑथर को लगता था कि मे बी फिलोसफी वही क्वेश्चन पूछता है जो डिटेक्टिव फिक्शन पूछता है, किसने किया, मे बी इस वजह से वो पढ़ते होंगे। आप प्रेजेंट में वो प्रेफर करता है टेलीविजन शोज, डिटेक्टिव फिक्शन, डिटेक्टिव शोज देखना, प्रेफरेबली कौन से शोज देखता है? ब्रिटिश शो देखता है। फिर बोलता है कि ब्रिटिश शो ऐसे नहीं कि मैं एक्सीडेंटल नहीं कि मैं ब्रिटिश को प्रेफर करना अपने आप हो गया, इसका रीजन है। रीजन क्या है कि अमेरिकन उतना अच्छा नहीं है। पहले तो एटमोसफेयर और जोक्स पे था, अब पूरा एक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी होती ही नहीं है उसमें, ठीक है। मिस्ट्री सॉल्वर्स खुद मिस्टीरियस होते हैं, वैरायटी नहीं होती उसमें, या तो एंग्री होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। तो डेप्थ उसको उसमें नहीं मिलता है। तो इससे क्या इन्फर कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश शोज है उनमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, तभी तो ऑथर देख रहा है, उनको प्रेफर कर रहा है। उसके कैरेक्टर्स ब्रोडिंग और यूनिडायमेंशनल नहीं होते होंगे, उनके उनके एक्टर्स में वैरायटी होती होगी, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि ब्रिटिश में ज़्यादा बहुत सारी वुमेन डिटेक्टिव्स भी हैं, जिससे प्राइम सस्पेक्ट था, ठीक है। उसने डेब्यू किया था, इसमें वुमेन ही इन्वॉल्व थी, वुमेन ने प्रोड्यूस किया था, लिखा भी एक वुमेन ने ही था, उसमें जो एक्ट्रेस थी वो भी वुमेन एक्टर थी। तो बहुत ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व रहती है ब्रिटिश क्राइम डिटेक्टिव फिक्शन और शोज में, ठीक है। उसके बाद टेलीविज़न ने और उसके बाद बताया कि टेलीविज़न शोज है उसने डिफरेंस को और ये कर दिया है, नोटिसेबल बना दिया है, बड़ा कर दिया है अमेरिकन और ब्रिटिश शोज में। फिर उसने बताया कैसे जब हम कैरेक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, जब बुक टीवी सीरियल बनता है तो हम दो अलग अलग लोगों को देखते हैं। जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम एक ही लोग को देखते हैं ना, उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर ऑथर ने लिखा है। पर जब वो बुक टीवी शो बन जाता है तो वहाँ पे दो पर्सन आ जाते हैं। एक तो कैरेक्टर जो पहले से था, उसके खुद की क्वालिटीज़ थी, अब जो एक्टर उस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, अपनी तरह से समझ रहा है, तो इन अ वे वो अपना भी कुछ जो एस्पेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको जोड़ देता है, ठीक है, जब वो प्ले करता है। इससे क्या होता है, एक काइंड ऑफ नया कैरेक्टर बन जाता है, जो कि या तो वो अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कभी कोई जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर जो बैड हैं, जो हमें पसंद नहीं है, बुक्स में पसंद नहीं थे, अगर उनको कोई अच्छा एक्टर प्ले कर देता है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर अच्छा दिखने लगता है। सिमिलरली कोई बैड एक्टर है, एक्टर खराब है बट कैरेक्टर अच्छा है, तो कैरेक्टर को जब प्ले करता है तो एक्टर अच्छा दिखने लगता है। तो यहाँ पे वो एक्टर और कैरेक्टर के जो इफेक्ट और इम्पैक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, वो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। फिर वो एंड कैसे कर रहा था कि जब दोनों ही अच्छे हो, जब कैरेक्टर भी अच्छा हो और एक्टर भी अच्छा हो, तो हमें क्या मिलता है, क्लोज टू परफेक्शन, मतलब परफेक्शन, एकदम परफेक्ट चीज़ हमें मिल जाती है। फिर यहाँ पे उसने वेरा के बारे में बताया कैसे वो सीरीज़ है जिसको वुमेन ने लिखा है और वुमेन स्टार करती है। फिर यहाँ पे उसने वेरा के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ठीक है, कैसे उसके आइज में सब कुछ दिखता है। फिर पीडी जेम्स के यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस किया यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि कैसे मर्डर के बारे में नहीं, है रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में होता है डिटेक्टिव फिक्शन की, चीज़ें अच्छी हो जाए, लोगों की लाइफ पहले जैसी हो जाए जो अफेक्ट हो गई थी डिटेक्टिव फिक्शन में। तो वेरा भी वही करती है। वो वेरा का जो एपिसोड है वो मर्डर पे ख़त्म नहीं हो जाता कि मर्डर बिक गया तो एपिसोड ख़त्म हो गया, वो वहाँ पे दिखाती है कि वेरा कैसे रिस्टोर कर रही है, लाइफ अच्छा कर रही है। तो इस वजह से उसको अच्छा भी लगता है, प्रेफर भी करता है उसको ऑथर, ठीक है। अब ऑथर ये भी कह रहा है कि इतने सारे डिटेक्टिव फिक्शन आ गए हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, उनको पता होता है क्या होने वाला है क्या नहीं, बट कुछ कुछ शोज ऐसे होते हैं जो बेस्ट शोज होते हैं, जो कि सरप्राइज और इनएविटेबिलिटी दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ ट्विस्ट भी होता है जो वेरा करती है। बात है पहले क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट द पोर्ट्रेयल ऑफ डिटेक्टिव कैरेक्टर। जो डिटेक्टिव कैरेक्टर्स है, जो बुक के कैरेक्टर्स है, जब उनको टीवी पे लाया जाता है तो क्या अफेक्ट होता है, ठीक है। इट मेक्स देम लेस इंटरेस्टिंग, वो लेस इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इट ऑलवेज इम्प्रूव्स देयर डेप्थ उनका हमेशा इंप्रूव हो जाता है, जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। इट इंट्रोड्यूसेस अनदर लेयर ऑफ इंटरप्रिटेशन थ्रू द एक्टर। उसमें क्या होता है, एक्टर अपना एक जो अपनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ऐड कर देता है, एक नया एस्पेक्ट ऐड कर देता है। इट मेक्स देम मोर कन्वेंशनल, वो उससे और ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं, यूजुअल बन जाते हैं। इट सिंप्लीफाइज देयर इडियोसिंक्रेसीज, वो उनके बिहेवियर को सिंप्लीफाई कर देता है। तो हमें पता है कि टेलीविज़न जब कोई कैरेक्टर को टेलीविज़न में पोर्ट्रे किया जाता है, जब एक्टर्स टेलीविज़न कैरेक्टर को समझता है तो अपना एक एस्पेक्ट उस पर ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही है। लेस इंटरेस्टिंग नहीं बनाता है, क्योंकि देखो ऑथर ने दोनों बात कही है, कैरेक्टर अच्छा है और कैरेक्टर बुरा है तो अच्छा हो सकता है, अगर एक्टर खराब है तो वो भी अच्छा हो सकता है, और वाइस वर्सा, मतलब दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा लेस इंटरेस्टिंग ही बन जाए कैरेक्टर या एक्टर।
ज़्यादा अच्छा भी बन सकता है। ठीक है, हमेशा ही अच्छा बनता है ये भी नहीं कहा गया कि हमेशा ही इंप्रूव कर देता है, क्योंकि कभी कभी खराब भी हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों तो कहीं नहीं किए कि वो ज़्यादा नॉर्मल हो जाते हैं या उनकी बिहेवियर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, नहीं, बिहेवियर में एक अनदर एंगल ऐड कर देता है एक्टर। तो ये वाला आंसर सबसे परफेक्टली फिट यहाँ पे करता है। Why does the author find episodes of Vera particularly satisfying? वेरा के एपिसोड्स क्यों अच्छे लगते हैं ऑथर को? तो हमने पढ़ा था क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि मर्डर के रेवलेशन पे खत्म नहीं होते, रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर पे खत्म होते हैं। तो दे सो वेरा रिस्टोरिंग ऑर्डर टू डिसरप्टेड लाइफ्स वाला ऑप्शन हमारे इसमें सही होगा। एक्शन सीन्स तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, दे एंड इमीडिएटली आफ्टर रिवीलिंग द मर्डर जैसे दिख गया, पता चल गया, वो खत्म हो जाते हैं, ये भी गलत है क्योंकि ऑथर ने कहा कि वहाँ पे वो खत्म नहीं होते। ठीक है, दे प्राइमरली एक्सप्लोर वेरास पर्सनल इशूज तो वेरा के जो है वो तो उतने मतलब बताए ही नहीं ऑथर ने, और ये भी नहीं बताया है, बोला है कि जो एपिसोड्स है वो वेरा के पर्सनल इशूज को ही एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेंट लिवली रीजन्स में नहीं है, वो डेसोलेट रीजन्स में है, वैसे बेयर रीजन्स में है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। किन तरह के रीजन्स में है वो? स्टार्क में, ब्लीक में, जो बेयर है जिनमें कुछ नहीं है, वैसे रीजन्स में है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ आपका? बी, सॉरी सी। तो जब भी आप आरसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है, सबसे पहले तो पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इंफॉर्मेशन, टोन, ऑथर के ओपिनियन पता कर सको। जब आप आंसर कर रहे हो तो ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करना। ठीक है, ये वाला हम अगले सेशन में सीखेंगे कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक, अभी तो क्या था, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था तो हम सीधे आंसर पे आ गए। बट अगर ऐसा हो कि ऑप्शन बहुत क्लोज हो, ठीक है, कंफ्यूजन हो, तो वहाँ पे एलिमिनेशन से ऑप्शंस को पहले, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहिए, जो हम आने वाले वीडियो सेशन में जरूर सीखेंगे। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सजेशन है इस सेशन को लेके कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई डाउट है आपको आज के सेशन को लेके या पुराने सेशन को लेके, वो भी आप पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा आपको। और ये जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।